What is good and what is evil? What is the depth and abstraction of morality? इस बात का फैसला कैसे करते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? किसी के चेहरे को देखकर, अफवाहों पर भरोसा करके या उसके साथ वक्त बिताकर? क्या अपने अंदर की उस दीवार को गिरा पाओगे और अपने दुश्मन के अंदर झांक कर ये कह पाओगे कि वो तुम्हारे जैसा ही है? हिम्मत है या मान लिया है कि सामने वाला दुश्मन है? इससे ज़्यादा और बुरा कुछ भी नहीं जब हमारा बिलीफ सिस्टम टूटता है। पर बिलीफ सिस्टम बना ही क्यों? समुद्र मंथन की कहानी सुनी है। एक ऐसा मंथन जिसमें सुमेरु पर्वत, वासुकी नाग और विष्णु का कूर्मा अवतार की मदद से समुद्र को मथा गया था। मंथन के दौरान दो पक्ष थे, सुर और असुर। सुर यानी देवता जो एक नंबर के फट्टू थे, जिनके पिछवाड़े में दम नहीं था कि वो अकेले ये कर सकें। वहीं असुर जो बेहद मेहनती थे और कर्मठ थे, उन्होंने देवताओं की मदद की इस उम्मीद में कि मंथन में जो निकलेगा वो बराबर में बटेगा। समुद्र मंथन के 14 रत्न में से सारे अच्छे रत्न देवताओं को मिलते गए और असुरों के हाथ कुछ खास नहीं लगा। हद तो तब हो गई जब अमृत की एक बूंद भी असुरों को मिल ना सके। ये देवताओं से सहन नहीं हुआ। असुर देवताओं से क्या मांग रहे थे? बराबरी का हक, समान दर्जा, क्योंकि वो उन्हें असल में कभी मिला ही नहीं, क्योंकि वो मदिरा पीते थे, तामसी थे। क्या इंद्र ने रंभा और मेनका के साथ ठुमके नहीं लगाए? या अहिल्या को अकेला देखकर उसका रेप इंद्र ने नहीं किया? फिर भी उसकी पूजा होती रही। इसके बावजूद मोहिनी अवतार लेकर हमारे पालनहार विष्णु जी कहानी में देवताओं की मदद करते हुए नजर आते हैं। अगर इंद्र की मदद की जा सकती है तो असुरों को अमृत की 2 बूंद देने में देवताओं की नानी क्यों मरी जा रही थी? अब इसमें कौन अच्छा है और कौन बुरा, ये कैसे तय किया जाए? क्योंकि वो भगवान हैं, हम इसलिए उन्हें अच्छा माने, या अच्छाई और बुराई गई तेल लेने, ये सब ऐसा ही है, ये मान लें। असली दानव कौन है? क्या इसका फैसला आप कर सकते हैं? हमारी कहानियाँ भरी पड़ी हैं इन बातों से कि ये अच्छा है, ये बुरा है। मोरालिटी के 2 पहलू, गुड वर्सेस इविल। जंग में बुराई पर अच्छाई की जीत संभवतः ये दुनिया का सबसे बड़े चुतियापों में से एक है। जापानीज सिनेमा एंड एनिमे वॉर थीम्स को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करता है, क्योंकि यहाँ मोरालिटी अच्छे या बुरे 2 हिस्सों में बटी नहीं होती। फिर चाहे वो ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज हो, द विंड राइसेस इन द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, या वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मांगा सीरीज अटैक ऑन टाइटन। एनिमे द लैंड ऑफ प्योर इमेजिनेशन, वो जगह जहाँ कुछ भी असली नहीं है लेकिन असली से भी ज़्यादा महसूस होता है। मूवमेंट, लाइन्स, रिदम, हारमनी, अ फॉर्म ऑफ एनिमेशन जिसे माना जाता है कि ये बच्चों के लिए है, लेकिन वो ये नहीं जानते दैट दिस इज़ अ वेरी सीरियस स्टोरी टेलिंग मीडियम। ये सिर्फ कार्टूनी कैरेक्टर्स नहीं हैं। दीज कैरेक्टर्स हैव हार्ट, फीलिंग्स, ओवर एक्सप्रेशनिज्म एंड वैरायटी ऑफ इमोशंस। अगर यहाँ एक्सट्रीम फाइट मोमेंट्स हैं तो सटल मोमेंट्स भी हैं, और कई बार जो लाइव एक्शन नहीं कर सकता वो एनीमे कर सकता है। सो या, हाय, आई एम आकाश राजपूत एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी, एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज द क्राफ्ट ऑफ मोरालिटी इन अटैक ऑन टाइटन। शिगानशिना वॉलमरिया, एक जगह जहां ह्यूमंस बड़ी 50 मीटर ऊंची दीवारों के अंदर रहते हैं ताकि वो खुद को टाइटन्स से बचा सकें। फिर एक दिन 2 टाइटन्स हमला करते हैं। एक दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और पहले ही एपिसोड में हमारा हीरो एरन, उसकी माँ मारी जाती है। मारी मतलब खा ली जाती है। एंड फ्रॉम दैट डे एरन डिसाइड करता है कि वो सारे टाइटन्स को मार देगा। यहाँ हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि शिगानशिना के लोग यानी गुड गाइज एंड द टाइटन्स यानी बैड गाइज। मगर मोरालिटी का जो क्राफ्ट है वो इतना सीधा नहीं है, और ईशायामा कोई रद्दी राइटर नहीं है। एरन को जब पता चलता है कि वो खुद एक टाइटन है, तब एक्सपेक्टेशंस उल्टी पड़ जाती हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट वो टाइटन बनकर उन दूसरे टाइटन से लड़ता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमी इज ऑलवेज अ क्वेश्चन। थ्रू आउट सीरीज ये क्वेश्चन बदलता नहीं है दैट हु इज द रियल एनिमी। एरन सारे टाइटन्स को मारना चाहता है, मगर वो खुद एक टाइटन है। जब आप एक मॉन्स्टर को मारते हैं तब आप खुद एक मॉन्स्टर बन जाते हैं। नाउ हु इज इविल?
टाइटन्स, एनी, राइनर, ज़ीक या फिर खुद एरन। अटैक ऑन टाइटन एक कहानी है ब्रेन वॉश्ड बच्चों की जो अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट के साथ आती है। 4th सीजन में बदला लेने के लिए जब एरन एंड आर्मिन हज़ारों मासूम बच्चों और लोगों को मारते हैं तब व्यूअर्स की उम्मीदें उल्टी पड़ जाती हैं। द विक्टिम हैज़ बिकम अ मॉन्स्टर, दिस इज़ द अल्टीमेट फेस ऑफ वॉर। और इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एनिमे में लेकर आना बहुत ही मुश्किल है। ऑन स्किल लेवल अटैक ऑन टाइटन के एक एपिसोड में लगभग 5000 से 10,000 ड्राइंग्स होती हैं और एक एपिसोड लगभग 23 से 24 मिनट का होता है। अब ड्राइंग्स की जो संख्या है वो एवरेज है ये, और वहाँ आर्टिस्ट को हर फ्रेम के साथ इमोशन को मेंटेन करके रखना है। अब मान लो कि एक सीज़न में 12 एपिसोड हैं तो कुल मिला के करीब 80,000 से 1 लाख ड्राइंग्स होंगी जिन पर काम होगा। हालांकि इसमें 70% काम मैनुअली होता है, 30% के लगभग काम CGI में होता है, पर फिर भी ये एक बहुत ही हैक्टिक काम है। और अगर कहीं पर एक्शन सीक्वेंस जो है वो अगर कैनी वर्सेस लीवाई जैसा हो तब तो फिर दिमाग ही फट जाता है। आर्टिस्ट अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हीरो कैसा दिखेगा और विलन कैसा दिखेगा। सिर्फ लुक के ज़रिए हम पता लगा लेते हैं कि दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ ईविल, पर सीरीज़ लाइक अटैक ऑन टाइटन ये आपको चैलेंज करती है कि आप फैसला करो ऑन मोरल लेवल। अगर अटैक ऑन टाइटन की शुरुआत सीज़न 4 से होती ना कि सीज़न 1 से, तब एरन और आर्मिन विलन होते और राइनर हमारा हीरो होता। You know there are people out there who aren't enemies. Udo and Gabi, Sophia, all of us are on your side. Leave me alone. क्योंकि उन्होंने बेवजह पूरे शहर में तबाही मचा दी, सैकड़ों लोग मारे गए, और गाबी जो पूरी सीरीज़ की द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर है वो मोस्ट बिलवेड कैरेक्टर होती, क्योंकि तब हम ये महसूस कर पाते कि उसने भी अपने दोस्तों को खोया है, उसके लोग धमाके में मारे गए हैं। थ्रू आउट सीरीज़ एक ट्रायो है एरन, आर्मिन और मिकासा, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायो है एनी, राइनर एंड बेयरतोल्ड। यहाँ एरन और राइनर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कहानी कहने वाले पर निर्भर करता है कि वो किसे हीरो बना दे और किसे विलन। अटैक ऑन टाइटन हमें ये सिखाता है दैट देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ब्लैक एंड वाइट्स। कहानी में ग्रे एरियाज होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है, बट थ्रू आउट हिस्ट्री ज़्यादातर आर्टिफैक्ट्स जो हमें असल ज़िंदगी में मिलते हैं वो गुड वर्सेस ईविल में क्यों डिवाइड होते हैं। इसका रहस्य हमारे पास्ट में छुपा है। अगर हम 40,000 साल पीछे चले जाएं तो शैतान या ईविल या एनिमी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसका जवाब हमें मिल जाएगा। शुरुआती चित्र जो हमें गुफाओं से मिलते हैं उसमें शिकार और शिकारी दोनों एक लड़ाई लड़ते हैं। हमारे अंदर के डर ने जानवरों को एक ईविल फॉर्म कहा। अब क्योंकि चित्र इंसान ने बनाए हैं तो इंसान खुद को हमेशा हीरो के तौर पर दिखाते हैं। कला का इतिहास भरा पड़ा है ऐसी पेंटिंग से जहां बुराई पर अच्छाई की जीत के चित्र आपको मिल जाएंगे। अच्छाई और कुछ नहीं, बस इंसान का आइडियल फिगर है, और बुराई को दिखाने के लिए उनके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन थे, जैसे सिर पर सींग होना, लंबे केनाइन दांत, नुकीले पंजे, आँखों का पूरी तरह से काला होना या चेहरे का रंग ब्लडी रेड। आप जब गौर से देखोगे तो ये सारी क्वालिटीज़ असल में जानवरों की हैं। इंसान जंगली जानवरों से हमेशा से डरता आया है, ये उसके खून में है। हमारे अंदर का शैतान और कुछ नहीं बल्कि ये डर है जो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस की देन है। इसे हज़ारों सालों में एवोल्यूशन ने हमें दिया है। ये एक वजह है कि जब आर्टिस्ट को मॉन्स्टर डिज़ाइन करने होते हैं तो वो अक्सर जानवरों जैसे फीचर्स अपने कैरेक्टर्स में डालते हैं, और इस तरह से हमने बुराई को एक चेहरा दे दिया है। अनदर एग्जाम्पल इज़ ईश्वर की कल्पना। कोई भी मूर्तिकार, चित्रकार, इवन नॉन फिगरेटिव, वो भी ईश्वर की कल्पना बुरी नहीं करता है। उसके भी दिमाग में एक ऐसा चित्र होगा कि वो बहुत सुंदर होंगे, शरीर बहुत अच्छा होगा, भद्दे नहीं दिखते होंगे। आई मीन दीज आर द पैरामीटर्स। अब कोई क्या इस तरह की कल्पना करता है कि हो सकता है ऊपर वाला किसी मरियल चूहे जैसा दिखता हो? दिस इज़ अनइमेजिनेबल, क्योंकि ये एक माइंड सेट है और ये साइकोलॉजिकली इसी तरीके से काम करता है।
इंसान का ईश्वर बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है। क्या ये एक गजब इत्तेफाक नहीं है? मार्वल या डीसी कॉमिक्स एक अच्छा एग्जाम्पल हैं इस बात को समझाने के लिए। अब सुपरमैन है, उसकी बॉडी अच्छी है, वो कूल दिखता है, सो डेफिनेटली वो हीरो होगा। अब स्टीफन वुल्फ है, उसके शरीर पर तो कांटे हैं, तो वो डेफिनेटली विलन होगा। एंड द सेम गोज विद स्पाइडरमैन एंड थैनोस। अब एक पर्पल कलर का एलियन जो खुला घूम रहा है, अब वो हीरो तो नहीं होगा। सो दिस इज अ जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ अ व्यूअर दैट हाउ दे डिसाइड विलन एंड हीरो। एवेंजर्स, ये कैरेक्टर्स दिखने में तो कूल हैं, लेकिन ये ह्यूमन इमोशंस की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझते। फिल्म्स के आखिर में हीरो जीत ही जाता है और विलन मारा जाता है। जंग क्या इतनी आसान होती है जैसे मार्वल फिल्म्स में दिखाते हैं? मुझे नहीं लगता। लेट्स सी द अप्रोच ऑफ अटैक ऑन टाइटन। फॉर एग्जाम्पल, इन सीजन 3 एक मोमेंट है जब इरविन स्मिथ को फैसला करना होता है कि वो अपने कॉमरेड्स को मरने दे और लीवाई पर भरोसा करे कि वो बीस्ट टाइटन को मार देगा। सोल्जर्स एक दूसरे की वैल्यू समझते हैं। इरविन और लीवाई की इमोशनल स्ट्रेंथ इस बात से पता चलती है कि वो अपने लोगों का सेक्रीफाइस करने देंगे। इरविन को पता है कि उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हारने की पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ऐसे मोमेंट्स हमें मार्वल फिल्म्स में देखने को नहीं मिलते। एवेंजर्स तो एंड में जीत ही जाते हैं, चाहे फिर वो टाइम ट्रैवल करके ही क्यों ना जीतें। ये ऐसा है कि तुम्हें फिल्म का एंड हमेशा पता होता है। थैनोस को मारना ईजी है क्योंकि वो एक आउटसाइडर है और उसके साथ हमारे कोई इमोशंस नहीं जुड़े हैं। जब वो मरेगा तो हमें दुख भी नहीं होगा। वो बुराई की एक डेफिनेशन है। लेकिन जब कैप्टन लीवाई अपने ही दोस्तों को टाइटन बनते हुए देखता है और तब फैसला करता है कि सबको मारना पड़ेगा, वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। इट हैज़ दिस इमोशनल इम्पैक्ट। दुश्मनों से लड़ना आसान है, दोस्तों से लड़ना मुश्किल है। वेस्टर्न कॉमिक्स बहुत ही सेफ जर्नी वाली कॉमिक्स हैं, या मैं कहूँ बच्चों की कॉमिक्स हैं, जबकि ईस्टर्न मांगा या एनिमे फैंटास्टिकली रियलिस्टिक हैं। उनकी राइटिंग्स बहुत ही मैच्योर है। इन द एंड देयर इज़ अ वे बियॉन्ड गुड एंड ईविल एंड आई कॉल इट अ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अटैक ऑन टाइटन में वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। देयर आर नो हीरोज एंड नो विलन्स इन वॉर, ओनली द विक्टिम्स ऑफ सर्वाइवल। ये अल्टीमेट ट्रूथ है वॉर का और वॉर की मोरालिटी का। ये पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट है, साइकोलॉजिकल है और हमारे मटेरियल वर्ल्ड को आकार देता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बट देयर आर फ्यू who pulled it out as a masterpiece like Attack on Titan.